हेलो। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है फटनी राइस पर। मैं हूं देवी सिंह। तो आप मुझसे पहले से वाकिफ़ हैं, आपने पूरा कोर्स इंडियन इकोनॉमी का किया होगा। अगर नहीं किया है तो मैं अगेन एंड अगेन बोलता हूं कि इससे सस्ता और कॉम्प्रहेंसिव कोर्स इंडियन इकोनॉमी का आपको कहीं नहीं प्राप्त होगा, जितना कि भटनी राइस में आपको जितना सस्ता और एक बेहतर कोर्स आपको मिल जाएगा। इसी कोर्स का कीमत 10,000 से ऊपर है, लेकिन आपको फटनीर आईएएस जो कि महज 750 में उपलब्ध करवा रहा है। तो आज जो है बजट डे आप कह लीजिए। कल इकोनॉमिक सर्वे आया और आज बजट आया। और इस बजट पर हम ना एक देखो, इकोनॉमिक सर्वे और बजट को अगर मैं देखो, एक ये दौड़ है। मैं पहले तो कुछ चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। तो भाई सब ला रहे हैं आज, तो हमें भी कि बजट की कुछ मोटा माटी चीज़ें आपको बता दें, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल में जो इकोनॉमिक सर्वे है, करीब मैं इसके 10-11 चैप्टर हैं, तो करीब 10 घंटे पूरा पढ़ा दूंगा। और बजट के कम से कम 3-4 चैप्टर हम लेके आ जाएंगे। यानी पूरा ये समझो कि 3-4 चैप्टर, सॉरी 3-4 घंटे, यानी 15 घंटे में बजट और इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट कर देंगे। लेकिन भाई उस दौड़ में अगर अपने को उस कंपटीशन में कॉम्पीट करना है तो दौड़ उस रेस के साथ चलना होगा। इस वजह से आज जो मेरा कोशिश रहेगा कि मैं बजट की जो मोटा माटी चीजें हैं, मोटा माटी का मतलब ये नहीं कि बजट को एकदम हवा में उड़ा देंगे, जो चीजें एकदम सामान्य सी चीजें हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि एग्जाम यहाँ से एकदम एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि अगर आपसे कहें तो एग्जाम ओरिएंटेड मैं आज एकदम बात कर रहा हूँ बजट को लेकर के। तो देखो भाई, राजकोषीय व्यवस्था, अगर जब तक बजट अगर पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, तो जब तक एक चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत राजकोषीय व्यवस्था, राजकोषीय राजकोषीय व्यवस्था यानी फिस्कल सिस्टम, फिस्कल फिस्कल सिस्टम। तो जब तक आप मान लो, मैंने जैसे बताया कि राजकोषीय व्यवस्था, अगर ये चैप्टर को आप नहीं समझ पाए, तब बजट को समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे कि पहले मैं कोशिश करूंगा कि इन छोटी मोटी चीजों को आपके सामने समझाऊं, और फिर हम बजट में डायरेक्ट इंटर कर जाएंगे। हालांकि ये चैप्टर ही अपने आप में बहुत बड़ा है, तो इसको समझा पाना, जैसे कि पहले 2.5 घंटे तो पहले इसी को समझाओ, लेकिन जो भी इसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके सामने डिस्कस करूंगा। देखो भाई, राजकोषीय व्यवस्था जो है, सरकार के प्राप्ति, यानी जो सरकार की रिसीट है, जो सरकार को पैसा प्राप्त हो रहा है, तो सरकार की प्राप्तियों प्राप्तियों एवं व्यय, सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय से संबंधित होती है। सरकार के आय को बढ़ाने के लिए और व्यय को प्रबंधित करने के लिए, सरकार की जो प्राप्तियां हैं, रिसीट हैं, आय को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और जो व्यय है, व्यय को प्रबंधित करने के लिए, मैनेज करने के लिए, जो नीतियां, यानी व्यय को प्रबंधित करने के लिए जो नीतियां जारी की जाती हैं, इन नीतियों को राजकोषीय नीति कहते हैं। इन नीतियों को क्या कहते हैं, राजकोषीय नीति कहते हैं। यह नीतियां वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है, और आय और व्यय का संपूर्ण लेखा जोखा, आय जो है यानी जो रिसीट है, और जो एक्सपेंडिचर है यानी जो इनकम है, और जो व्यय एक्सपेंडिचर है, इसका संपूर्ण लेखा जोखा, संपूर्ण लेखांकन एक सरकार संसद में बजट के तौर पे क्या करती है, प्रस्तुत करती है। तो आय और व्यय का जो लेखा जोखा है, जो लेखांकन है, क्या है भाई, लेखांकन है। सरकार कहां, सरकार संसद में, सरकार संसद में, संसद में बजट के तौर पे प्रस्तुत करती है, बजट के रूप में प्रस्तुत करती है, बजट के रूप में प्रस्तुत करती है। भारत में बजट संसद में राष्ट्रपति के नाम पर जो है प्रस्तुत किया जाता है। तो जो बजट है ना, वो किसके, राष्ट्रपति के नाम पर संसद में प्रस्तुत किया जाता है। किसके भाई नाम पे,
राष्ट्रपति जी के महामहिम के नाम पर, राष्ट्रपति के नाम पर जो है संसद में प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। अब भाई बजट में जो है वर्तमान वित्तीय आय और व्यय का लेखांकन, ये जो बजट है तो बजट में क्या क्या एक्चुअल में होता है, तो देखोगे तो इस बजट में जो है वर्तमान जो इस समय है तो वर्तमान वित्तीय आय और व्यय का लेखांकन, वर्तमान वित्तीय आय और व्यय का लेखांकन, व्यय का लेखांकन, लेखांकन प्रस्तुत किया जाता है, लेखांकन प्रस्तुत किया जाता है। साथ में बजट तैयार करने की प्रक्रिया में पहले व्यय की गणना, एक चीज और इसमें से ये तो है आगामी वित्त वर्ष, जो आगामी वित्त वर्ष है, ध्यान से सुनना, इसमें वर्तमान जो वित्त वर्ष है करंट, तो आय और व्यय का जो लेखांकन है वो प्रस्तुत किया जाता है। आगामी वित्तीय वर्ष जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगामी वित्त वर्ष का आय और व्यय का अनुमानित लेखांकन, आगामी वित्त वर्ष का आय और व्यय का अनुमानित एस्टिमेट, अनुमानित लेखांकन, अनुमानित लेखांकन प्रस्तुत किया जाता है। बजट तैयार करने की प्रक्रिया से पहले व्यय की गणना की जाती है, मतलब बजट तैयार करने की प्रक्रिया में जो है बजट तैयार किया जाता है तो पहले क्या होता है भैया, व्यय की जो एक्सपेंडिचर है व्यय की गणना की जाती है और इसके बाद उस व्यय को पूरा करने के लिए आय के जो स्रोत हैं वो सुनिश्चित किए जाते हैं। मतलब अब भाई पहले तो ये व्यय की गणना कर ली गई, अब इस व्यय को पूरा करने के लिए जो आय के सोर्सेस हैं तो आय के स्रोतों को क्या किया जाता है, ढूंढा जाता है, आय के सोर्सेस को ढूंढा जाता है। एक मेजर चेंजेज होता है बजट 2017-18 में, बजट में एक मेजर चेंजेज किए जाते हैं। बजट 2017-18 में जो है 3 प्रमुख परिवर्तन देखे जाते हैं, 3 प्रमुख परिवर्तन देखे जाते हैं। पहला है कि बजट प्रस्तुत करने की तारीख को परिवर्तित करके, इसमें 3 परिवर्तन किए गए बजट 2017-18 में। पहला परिवर्तन यह किया गया कि बजट प्रस्तुत करने की तारीख को परिवर्तित करके 1 महीने पहले यही 28 फरवरी को हुआ करता था, अब जो है 1 फरवरी, आप देख रहे हो आज 1 फरवरी है, तो बजट पहले 1 माह से पहले इसको यानी 1 फरवरी को ये प्रस्तुत किया जाने लगा। दूसरा इसमें बात करी गई कि नियोजित और गैर नियोजित, देखो भाई अभी मैं बताऊंगा कि ये 1 फरवरी वाला ये माजरा क्या है, ठीक है, आखिर ये 1 माह पहले क्यों प्रस्तुत किया जाने लगा। नियोजित और गैर नियोजित, नियोजित और गैर नियोजित जो व्यय हैं, इन व्यय की गणना को क्या है भैया, इस व्यय की गणना को खत्म कर दिया गया, व्यय की गणना को खत्म कर दिया गया। और तीसरा जो मेजर परिवर्तन हुआ कि आम बजट और रेल बजट का विलय कर दिया गया, आम बजट और रेल बजट का विलय कर दिया गया। हम फुल फ्लेश जब मैं पूरा बजट लेके आऊंगा तो मैं बताऊंगा इसके पीछे क्या कारण है कि आखिर फरवरी मतलब 1 माह पहले जो है बजट, पहले जो फरवरी के अंतिम दिन पे होता था, अब वो जो है 1 डे पे आने लगा है, प्रस्तुत होने लगा है।
आखिर क्या कारण थे कि नियोजित और गैर नियोजित, क्योंकि प्लानिंग कमीशन खत्म, तो क्या कारण थे कि जो नियोजित और गैर नियोजित व्यय की जो गणना है वो खत्म कर दी गई, और क्या वजह थी कि आम बजट और रेल बजट का जो है मर्जर कर दिया गया, विलय कर दिया गया। तो इस पे हम जो बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब हम आते हैं जो हमारा जो एक मतलब बहुत स्पीड पे देखेंगे कि पूरा कोशिश करेंगे कि 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए। तो बजट, तो बाकी की जो चीजें हम फुल फेस बजट में देखेंगे कि भाई बजट कहाँ से आया, नाम क्या है, ये नॉर्मल चीजें हैं कि बजट का शब्द क्या है, ये सारा सब कुछ फ्रांसीसी है क्या है, ये थैला क्या है, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। हमें जो इसकी कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें देखना है, तो बजट को अब जो निर्मला ताई जी ने ना बही खाता बही कहना शुरू किया है, बजट को निर्मला ताई ने खाता बही कहना शुरू किया है। अब ये बजट भी जो है ना, ये पेपरलेस बजट है। आपको याद होगा कि ये दूसरा पेपरलेस बजट है। मतलब जो पहला, अगर पेपरलेस बजट की बात करें तो पहला पेपरलेस बजट 2000 कब, 2021-22 में आया। ये 22-23 का बजट है। तो बजट जो लिख देता हूं, है ना, 2022-23। तो ये दूसरा पेपरलेस, यानी क्या है भाई, ये दूसरा पेपरलेस बजट है, संघीय बजट। इससे पहले आप मुझे आंसर करिएगा कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले ई बजट या पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया। अब देखो, बजट शब्द भारत में एज सच कोई जो बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है भारत के संविधान में। आर्टिकल 100 यानी 1112 112, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण, क्या शब्द है, वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण। तो पहली बात तो यही कि बजट शब्द का कोई नाम ही नहीं है हमारे संविधान में। बजट के सत्र जो है, कौन कौन से प्रपत्र रखे जाते हैं बजट सत्र में, कौन कौन से जो प्रपत्र हैं रखे जाते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण, ये क्या है तो हम देखते हैं। तो देखो, वार्षिक वित्तीय विवरण, फिर अनुदान विधेयक आएगा, फिर अनुदान विधेयक के बाद जो है, मतलब एक पूरा, जैसे कि मैं आपको बता दूं इसमें 11-12 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो इसको मैं बता देता हूं कि भाई बजट के साथ वित्त मंत्री सदन में कौन कौन से प्रपत्र रख सकता है, कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। तो आप ऐसे देख सकते हो, नंबर 1 पहला है एनुअल फाइनेंसिंग स्टेटमेंट, एनुअल एनुअल फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग सॉरी फाइनेंशियल नहीं है, फाइनेंसिंग जो भी, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण, इसको हिंदी में वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण। दूसरा नंबर है इसमें से डिमांड फॉर ग्रांट, ये सभी प्रपत्र हैं बजट के दौरान, ध्यान रखना, डिमांड्स फॉर ग्रांट, अनुदान की मांग, ये होता है डिमांड फॉर ग्रांट्स, ग्रांट्स। तीसरा नंबर होता है फाइनेंशियल बिल, फाइनेंशियल बिल। और जो आपका चौथा अर्थात डी नंबर है, वो फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, क्या है, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, पॉलिसी स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट मैंडेट अंडर द एफआरबीएम एक्ट, मैंडेटेड mandated under the FRBM Act, FRBM Act 2013, 2013। इसके अंतर्गत जो है, इसमें हम जैसे कि नंबर 1 तो क्या क्या देखेंगे कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क,
मतलब इसमें ये सारी चीजें प्रस्तुत की जाती हैं। क्या क्या? फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट्स मैंडेट अंडर द एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। दूसरा मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। तो ये हो गया। अगला आपका जो नंबर ई है वो एक्सपेंडिचर बजट। ये ध्यान रखना, ये सभी डॉक्यूमेंट्स बजट के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एक्सपेंडिचर यानी खर्चे का जो बजट होता है, एक्सपेंडिचर बजट। एफ है आपका जो है रिसीट बजट, प्राप्तियों का बजट। रिसीट जो आपकी प्राप्ति है, रिसीट बोलते हैं, रिसीट बजट, रिसीट बजट। और जी नंबर है एक्सपेंडिचर जो है प्रोफाइल। एक्सपेंडिचर प्रोफाइल में डिटेल बहुत पूरा जो फिजिकल सिस्टम में पढ़ाया जाएगा। एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल। और फिर अगला नंबर है इसमें बजट एट ग्लांस, मतलब जो चीजें जैसे पीआईबी में ये मिल जाएगा, बजट एट अ ग्लांस। और अगला होगा आपका मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग। क्या भाई? मेमोरेंडम explaining the provision in the financial bill, the provision in the financial bill। और अगला आपका होगा आउटपुट जो है, आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, और फिर होगा की फीचर ऑफ बजट 2030, की फीचर ऑफ बजट 2020-2030। ठीक है। और आपका जो अगला होगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट अनाउंसमेंट 2021-2022। तो टोटल कितने 11 डॉक्यूमेंट्स हुए, जो 11 डॉक्यूमेंट्स बजट हुए, जो कि बजट के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। ये ध्यान रखना। इस समय मतलब इस बजट में फोकस किस बात का किया गया? संघीय बजट में एक बार बार मतलब सबसे ज्यादा एक शब्द का प्रयोग किया गया, अमृतकाल। आप तो जानते हैं कि मोदी जी जो हैं, ये व्यक्ति नए नए शब्द, नए नए नाम परिवर्तन करने में माहिर हैं, नाम नए नए ढूंढने में माहिर हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले यूपी में आए थे, तो यूपी धन उपयोगी, तो यूपी धन योगी उपयोगी बताया उन्होंने। इसी तरह 75वें इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता जब दिवस हम मना रहे थे, तो उसमें उनने एक शब्द कॉइन किया, अमृतकाल। इस शब्द का, और इस शब्द का बजट में बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया, अमृतकाल का। ठीक है। अमृत महोत्सव अलग चीज है, अमृतकाल अलग चीज है। अब देखो मोदी जी, एक चीज और ध्यान रखना,
इनका मैंने एक चीज देखा, जैसे कि बजट को जब हम इसका क्रिटिक एनालिसिस करेंगे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ना, तो मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि बहुत सारी हमारी ऐसी योजनाएं जो पिछले 3 साल 4 साल पहले लाई गई थी, जैसे कि मैं फूड पार्क के बारे में ही बात करें तो टाइम लगातार एक्सटेंड हो रहा है। नौकरियों की बात तो कहीं कुछ होती नहीं है, नौकरी जो 2 करोड़ कहीं 2.5 करोड़ कहीं 3 करोड़ तो एक्चुअल में मिलती नहीं है। तो मोदी जी जो है ना, पोस्ट लुटे हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक देने में माहिर है। तो जो उन्होंने क्या किया कि अपनी ये एक अंदाजा है, जैसे कि एक मतलब मैं अपना बताता हूं, मैं पहले जब छोटा था क्या करता था, बाकी आपका भी ऐसे ही करते रहे होंगे। जब मैं छोटा था ना, तो जब मतलब मुझे मामा के यहाँ बहुत अच्छा लगता था जाना, तो मेरी मम्मी जब बोला करती थी कि देखो यार तुम्हारा स्कूल चल रहा है और ऐसे कैसे जा सकोगे, तो हम कोशिश किया करते थे, पहले तो पूछने की कोशिश किया करते थे कि कब जाना है, ताकि हम पहले से ही जमीन तैयार कर सकें। ठीक है, पहले से ही क्लियर हो जाए कि अच्छा तो तब हम कुछ बहाना वहाना बनाएंगे। मतलब वैसे ही कुछ जान लो कि पहले से उन्हें लगता है कि जरा देखो कि पहले बोले कि स्टार्टिंग में कि भाई हम बस एक ही बार है, उन्हें एक मतलब दर्शक दीर्घा में जो सीनियर सिटीजन टाइप लोग थे, जैसे आडवाणी बाल मतलब बहुत सारे लोग, तो उनको एक दर्शक दीर्घा टाइप में रखा गया। बोला गया कि भाई जब इनकी एज हो रही है अब तो मतलब ये फर्टाइल नहीं है। अब वही चीज जब इन पे लागू होने लगी तो वही पोस्ट डेटेड चेक आगे धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं कि कोई चीज अब 27 में पूरी होगी, कोई चीज 28 में पूरी होगी, कोई 2030 में पूरी होगी। तो अमृत काल भी कुछ ऐसा है, अगले 25 साल के लिए अमृत काल, अगले 25 साल को अमृत काल कहा गया। मतलब 75 साल हमने आजादी के मनाए, और जो आने वाले 25 साल हैं इन्हीं के लिए उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, अगले 25 सालों के विकास का जो ब्लूप्रिंट रखा गया, और इसी को उन्होंने नया शब्द इजाद किया, अमृत काल। इसका जैसे टैग लाइन की बात करें, इंडिया एट द रेट, नाम इसको क्या दिया गया, इंडिया एट द रेट 75 टू इंडिया, इंडिया एट द रेट 100, ये नाम दिया जा रहा है आपके अमृत काल को। ठीक है, तो ये रहा आपका। अब बजट का आकार, अगर आपसे कोई पूछने लगे तो भाई बजट का आकार, खासकर जो पीसीएस इस बार देना है ना सभी को, बिहार पीसीएस देना है, एमपी पीसीएस का भी है, झारखंड और छत्तीसगढ़ पीसीएस है, तो ध्यान रखना इसमें आकार वगैरह खूब पूछा जाता है। तो बजट का आकार, साइज, तो बजट का जो साइज है 39.45 लाख करोड़, ये बजट का साइज है। वित्तीय घाटा, वित्तीय घाटा 6.4% रहने की उम्मीद है, रहने की उम्मीद है, ध्यान रखना। ये बजट में फोकस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 25 साल के विकास के लिए एक ब्लूप्रिंट जिसको अमृत काल कहा गया, ये 25 साल के लिए खाका है, खाका है, ब्लूप्रिंट है, इस पे बहुत फोकस किया गया है, ब्लूप्रिंट अमृत काल। और एक बजट पे और बात कही जाती है, हालांकि हंसी आती है इस बात को लेकर के कि युवाओं को 30 लाख अतिरिक्त रोजगार सृजन करेगा, 30 लाख अतिरिक्त, अतिरिक्त रोजगार, जुमला है मान लो, रोजगार, रोजगार का सृजन होगा। यह बजट में 4 जो पिलर हैं, मतलब 4 पिलर पे बहुत फोकस किया गया है इस बजट पे। कौन कौन से 4 पिलर हैं? पहला जो है गति शक्ति, पीएम गति शक्ति सुना होगा। ये 4 मतलब प्राथमिकता दी गई है इनको, पीएम गति शक्ति। पूरे बजट में 4 चीजों को बहुत प्राथमिकता है। दूसरा क्या है? समावेशी विकास, समावेशी विकास होगा कि नहीं होगा। अगला है उत्पादकता को बढ़ावा देना,
मतलब उत्पादकता को क्या करना है भाई, बढ़ावा देना है। और फिर आपका अगला नंबर है ये निवेश का वित्तीयन, निवेश का वित्तीयन। इन चारों चीजों पे पीएम गति शक्ति, उत्पादन को बढ़ावा देना, समावेशी विकास और निवेश का, मतलब इनको बहुत बजट में इन चारों चीजों को प्रायोरिटी दी गई है, प्राथमिकता दी गई है। ये जो पीएम गति शक्ति के अंतर्गत, जैसे यह अवसंरचना के विकास से संबंधित, जो पीएम गति शक्ति है यह अवसंरचना के विकास से संबंधित है। जैसे सड़क का निर्माण है, रेलवे का निर्माण है, एयरगेज का निर्माण है, एयरपोर्ट का निर्माण है, मास ट्रांसपोर्टेशन का निर्माण है, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट्स का निर्माण है। इसकी बात प्रधान पीएम गति शक्ति के अंतर्गत कही गई है। साथ में इसमें नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाइपलाइन है वो सब पीएम गति शक्ति के अंतर्गत है। इसके साथ साथ हम देखें जो समावेशी विकास के अंतर्गत सबका विश्वास और सबका जो भरोसे की बात करते हैं, सबका विकास सबका विश्वास, तो इस पे फोकस होगा। और इसी के अंतर्गत कहा गया है कि भाई जो सबके समावेशी विकास के लिए, समावेशी विकास का मतलब मैंने बताया था आपको जब कोर इकोनॉमी पढ़ा रहा था, तो यहां पर जो है कहा गया कि भाई जो डाक खाने हैं तो इसको कोर बैंकिंग में चेंज किया जाएगा। ठीक है। साथ साथ इसमें से 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमृत काल जो है तो इसमें विजन को इसको कॉइन किया गया। और इसके अंतर्गत जो है कहा गया कि भाई माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी पे फोकस किया जाएगा। जो माइक्रो इकोनॉमी है और जो मैक्रो इकोनॉमी है इस पे फोकस होगा। साथ में डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट किया जाएगा। जो डिजिटल इकोनॉमी है, डिजिटल इकोनॉमी को क्या किया जाएगा भाई, डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट किया जाएगा। जैसे कि फिनटेक कंपनी है जो जिसमें से टेक्नोलॉजी यूज होती है, तो फिनटेक कंपनी को क्या किया जाएगा, इसमें बढ़ावा दिया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। साथ में इसमें एक बात और कही गई कि आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अर्थात जो हमारा केंद्रीय बैंक है, ये अपना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगा। क्रिप्टो मैंने पढ़ाया है, ये जो क्रिप्टो है ना, ये क्रिप्टो करेंसी एक्चुअल में क्रिप्टो टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, तो इस वजह से क्रिप्टो करेंसी कह देते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग होता है। तो आरबीआई अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगी। ठीक है, तो ये रहा। अब देखना है आपको कि भैया पैसा आता कहां से है और पैसा जाता जाता कहां है। तो अगर ऐसे समझो कि अगर हमारा जो बजट है तो 100 रुपया मान लो आया, 100 रुपया आया, तो इस 100 रुपया में कहां कहां से कितना पैसा आता है यह भी पूछा जाता है। तो कहां से जो है रुपया आता है, पहले ये देखो। तो पहला जो होगा ये पूछा जाता है कि उधार और अन्य जो देयताएं हैं, उधार और अन्य देयताएं, अन्य देयताएं, इससे 35% हिस्सा जो है आता है। 35% हिस्सा आता है। कितना भाई, 35% हिस्सा आता है। इसके साथ साथ जो जीएसटी से, क्या जीएसटी से 16%, एक मिनट रुकना। तो देखो उधार और अन्य देयताओं से कितना, 35, अगर हम कहें 100 पैसे में तो 35 पैसे अर्थात यहां से आता है। जीएसटी से कितना, 16 पैसे भारत सरकार को पैसा आता है। जीएसटी से 16% भारत सरकार को प्राप्त होता है। फिर निगम कर से करीब 15%। अगर हम देखो ये दूसरे नंबर पर हो गया। तीसरे नंबर पर कारपोरेट टैक्स अर्थात निगम कर। निगम कर क्या होता है, कंपनियों की आय पर लगने वाले टैक्स को निगम कर कहते हैं। तो जो निगम कर है, निगम कर से 15% यानी 72,000 करोड़, करीब 72,000
करोड़ रुपए आपको निगम कर से आता है। चौथे नंबर पर जो पैसा प्राप्त होता है वो आयकर से, इनकम टैक्स से प्राप्त होता है, आयकर, और ये भी जो है 15% होता है। तो आप कहोगे कि सर आपने इसको तीसरे नंबर पर बताया, इसको चौथे नंबर पर बता रहे हो। तो इसमें हम स्टैटिक्स पे आएंगे। तो करीब 70,000 करोड़ रुपया जो है आपको यहां से प्राप्त होता है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, केंद्रीय उत्पाद कर जो है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी यानी केंद्रीय उत्पाद कर से 7% आता है। और जो सीमा शुल्क है, कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क से 5% आता है। और जो अन्य माध्यम हैं, अन्य जो माध्यम हैं, तो उनसे 2%, उनसे 2%। ठीक है, तो इतना रुपया आता है। तो ये पैसा आप देखोगे कि अगर हम बात करें कि 100 पैसे में, तो ये समझो कि 2 पैसे आपको अन्य माध्यम से, सीमा शुल्क से 5, सेंट्रल एक्साइज से 7, और आयकर से आपको 15, निगम कर से आपको 15 पैसे, जीएसटी से 16 पैसे, उधार और अन्य देयताओं से 35 पैसे, इतना आपको प्राप्त होता है। अब भाई पैसा आता है तो खर्चा भी होता है, एक्सपेंड भी होता है, तो कहां जाता है, कहां जाता है, जाता है। तो अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा पैसा भाई, अब भाई कहां से आ रहा था, उधार पे सबसे ज्यादा आ रहा था। आप पैसा कहां से मांग रहे थे, सबसे ज्यादा उधार से मांग रहे थे। तो भाई लौटाओगे भी तो ब्याज का भुगतान, तो सबसे ज्यादा जो है ब्याज का भुगतान, ब्याज का भुगतान 20%। ठीक है, केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा जो है केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा, क्या भाई, राज्यों का हिस्सा, राज्यों का हिस्सा 17%। कितना, 17%। मतलब जो है इसमें से करीब इतना पैसा कहां जाता है, केंद्रीय करों में जो राज्यों को हिस्सा होता है, तो करीब 17% बट जाता है। अब केंद्रीय क्षेत्र की देखो कुछ योजनाएं होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड योजनाएं होती हैं सॉरी, कुछ सेंट्रली सेक्टर्ड योजनाएं होती हैं। तो जो सेंट्रली सेक्टर हैं, जो केंद्रीय क्षेत्र की, जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, इनमें 7% क्या है, पैसा जाता है। सॉरी, नहीं नहीं नहीं, 7 योजनाएं हैं और 15%, सॉरी 7। और मुझे आप बताइए कमेंट करके, जो सेंट्रली सेक्टर जो स्कीम्स हैं, ये 7 योजनाएं हैं। इन 7 योजनाओं में 15% बहुत बड़ा अमाउंट खर्च होता है। अगला है कि वित्त आयोग का अंतरण, वित्त आयोग का अंतरण। अब वित्त आयोग आपको पता है आर्टिकल 280 के अंतर्गत भारत का जो संविधान है, तो इसमें वित्त आयोग कुछ रिकमेंडेशन देता है। तो उसके अकॉर्डिंगली 10% पैसा जाता है। कितना, 10% जाता है। फिर आपका पैसा जो है केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, एक क्रोनोलॉजी से समझा रहा हूं, तो फिर सबसे ज्यादा फिर कहां जाएगा, केंद्रीय जो प्रायोजित, जो स्पॉन्सर्ड योजना है, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं 9%। रक्षा व्यय, क्या भाई, रक्षा व्यय, रक्षा व्यय कितना, 8% रक्षा व्यय। ठीक है। तो रक्षा व्यय 8%, सब्सिडी 8%, सब्सिडी जो है 8%, करीब 3.56 लाख करोड़ रुपया,
इतना आपको सब्सिडी में चला जाता है। रक्षा व्यय में 8% के आसपास, सब्सिडी में करीब 8% के आसपास पैसा जाता है। फिर इसके बाद पेंशन उन्शन भी तो होता है ना, तो पेंशन वगैरह में 4% पैसा खर्च हो जाता है। कितना? 4%। तो ये देखो भाई, ये क्या है? पैसे की जो जहां पैसा खर्च हो रहा है, एक्सपेंसेस है, जो पैसा एक्सपेंडिचर जो है। अब इसमें से देखो, जब मैं आपको बहुत कॉम्प्रहेंस तरीके से इसको डिटेल में समझाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, वहां डिटेल में बात होगी। लेकिन पैसे की आगत कितनी है और पैसा जा कितना रहा है किस किस क्षेत्र में, वो मैंने आपको बताया। स्टेट सिविल सर्विस में एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है सब्सिडी को लेकर के। क्या भाई? सब्सिडी को लेकर के। तो सबसे ज्यादा सब्सिडी अगर हम बात करें तो सब्सिडी में जो पैसा जाता है, सब्सिडी में कितना भाई? करीब जो है 8%। तो सबसे ज्यादा किसमें? तो फूड की सब्सिडी। जैसे आप देख रहे हो कि आपको पैसा ये राशन वगैरह मिल रहा है, तो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है उसके अंतर्गत आप देखोगे तो उसमें कुछ सब्सिडाइज किया जाता है। तो करीब इसमें 2.07 लाख करोड़ रुपया, लाख करोड़। इसके बाद उर्वरक, इसके बाद उर्वरक कितना? 1.05 लाख करोड़। इतना उर्वरक में सब्सिडी, यानी जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, सरकार इसमें सब्सिडी देती है दूसरे नंबर पर। ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर में पूछा जा सकता है, बस स्टैटिक्स है ये जान लो। पेट्रोलियम पदार्थ जो हैं, पेट्रोलियम सब्सटेंस, पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं, इसमें करीब 0.06 लाख करोड़ जो है पैसा सब्सिडी दी जाती है। और कुछ अन्य सब्सिडी भी है जो करीब आप देखोगे 0.35 लाख करोड़ की सब्सिडी, अन्य सब्सिडी में पैसा जाता है। अब थोड़ा सा आप घाटे का सार देख लो, मैं बताऊंगा, लेकिन देखो पहले घाटे का सार, घाटे का सार देखो भाई। यहां पर मैं आपको राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, प्राथमिक राजस्व घाटा, ये डिटेल में नहीं समझाऊंगा। ये हम जो आने वाली हमारी क्लास होगी, फुल फ्लेश्ड क्लास होगी, उसमें डिटेल में समझाऊंगा, पूरे फिस्कल सिस्टम को ही समझाऊंगा। बस ये जान लो कि घाटे हैं, घाटे तब होते हैं जब सरकार की इनकम उसके खर्चों से कम रह जाती है, तो सरकार को पैसा लेना पड़ता है, और जो पैसा लेना पड़ता है वही घाटे हैं। तो सरकार के घाटों की बात करें हम, तो जैसे कि 4 में हम देखेंगे, एक फिस्कल डिफिसिट, यानी फिस्कल डिफिसिट, इसे हिंदी में ही लिख देते हैं राजकोषीय घाटा। राजकोषीय, राजकोषीय घाटा। फिर राजस्व घाटा, राजस्व घाटा। राजस्व घाटा के बाद प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व, प्रभावी राजस्व घाटा। और फिर प्राथमिक जो है घाटा, प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटे में हम देखेंगे कि 2020 यानी 20 और 21 का वास्तविक एक्चुअल जो घाटा, एक्चुअल घाटा क्या है, ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा, है ना। 2020 और 21 का वास्तविक घाटा क्या भाई? वास्तविक घाटा 9.2%। कितना? 9.2%। साथ में हम देखेंगे राजस्व घाटा 7.3%, और सॉरी प्रभावी राजस्व घाटा 6.2%, और जो आपका प्राथमिक घाटा है, प्राइमरी डिफिसिट्स है, वो 5.8%। ये एक्चुअल है, वास्तविक है 2020-21 का। इसके बाद जो अनुमान 2021-22 का जो अनुमान एस्टीमेट है, अनुमान कितना था भाई? 21-22 का एस्टीमेट जो अनुमान
अनुमान, तो 6.8 अनुमान लगाया गया। यहां ये राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया था। राजस्व घाटे का अनुमान 5.1 था, यानी 5.1 था, और प्रभावी राजस्व घाटा 4.1 था। प्राथमिक जो राजस्व है वो 3.1 था। कितना भाई? 3.1 था। अब संशोधित अनुमान, यानी जो है रिवाइज्ड जो संशोधित अनुमान है 21-22 का संशोधित अनुमान, संशोधित अनुमान, संशोधित अनुमान कितना? 6.9। दूसरा आप देखोगे 4.7 और प्रभावी राजस्व घाटा 3.7 प्रभावी राजस्व घाटा है। प्राथमिक राजस्व की बात करें तो 3.3। कितना भाई? 3.3। तो यह संशोधित अनुमान है, ये रिवाइज्ड जो है डेटा घाटा है, सॉरी। इसके बाद जो है 2022-23 का जो बजट अनुमान है, 2022-23 का जो है बजट अनुमान है, तो ये अनुमान 6.4 का है राजकोषीय घाटे का। इसके बाद जो है आपका यानी प्रभावी राजस्व, सॉरी, जो राजस्व घाटा है वो 3.8 का है, जो प्रभावी राजस्व घाटा है वो 2.6 का है। कितना? और प्राथमिक घाटा वो 2.8 का है। ये आपका क्या है भाई? घाटे का सार है। ठीक है, घाटे वगैरह आपको ये सारी चीजें, ये अगर आप जैसे जानना चाहते कि राजस्व घाटा क्या चीज है, प्रभावी, ये डेटा से क्वेश्चन आता है। ये हम जो हमारी एक कंप्लीट क्लास होगी उसमें 4-5 क्लासेस मैं पूरा बजट में बनाऊंगा सारा डिटेल, तो उसमें हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम टैक्सेशन की कुछ चीजें देख लेते हैं। टैक्सेशन की, अब जैसे इन करों में संघीय सरकार की आय का सबसे बड़ा जो स्रोत है, संघीय सरकार की जो आय का सबसे बड़े अगर हम स्रोत की बात करें तो यहां पर हम पहले देखेंगे कि कहां कहां से कितना पैसा आया, तो वो मैंने बताया। लेकिन एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है, टैक्स रेशियो जीडीपी जो है, टैक्स रेशियो जीडीपी। इसका मतलब तो जानते होंगे कि उस साल की जीडीपी में टैक्स के माध्यम से कितना पैसा प्राप्त हुआ। तो एस्टीमेट की बात करें, जो एस्टीमेट है, एस्टीमेट 2022 और 23 का, और जो रिवाइज है, रिवाइज 2021-22 का, तो इसमें देखें तो जो एस्टीमेट है वो जीडीपी अनुपात का तो कितना? 10.7%। और टैक्सेस में दो टैक्सेस शामिल होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है। तो भाई जो डायरेक्ट टैक्सेस है ये करीब जो जीडीपी मतलब टैक्स रेशियो जीडीपी 5.5% रहा, और इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो है कितना रोल रहा? 5.2% रहा। वहीं रिवाइज्ड जो है 2021-22 का अगर हम रिवाइज्ड की बात करें तो जो टैक्स जीडीपी रेशियो ये कितना 10.8% था। और जो है डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस में 5.4% और इनडायरेक्ट टैक्सेस में 5.4%। ये इसका क्या रहा भाई? सॉरी, ये आप देखोगे ये रेशियो रहा। ठीक है, तो ये आपने देखा। इसके साथ साथ हम देखेंगे भाई जो आयकर का स्लैब क्या है, ये भी थोड़ा सा आपको बता देता हूं। आयकर स्लैब, इसे याद करने की भी जरूरत नहीं है, इतना आसान है। देखो भाई 0 से 2.5 लाख तक, 5 लाख तक क्या है? नील है, नील है। ये किससे? 0 से 60 वर्ष के लोगों के लिए है, ध्यान रखना। मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, एज इट इज वैसे ही है। 2.5 लाख से 5 लाख तक, यानी 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है। 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% है। 7.5 लाख से 10 लाख तक कितना? 15% है।
और 10 लाख से 12.5 लाख तक 20% है, और जो है 12 लाख से मतलब 12.5 लाख से 12.5 लाख से 15 लाख तक कितना 25% है। और आगे देखो, जो 15 लाख से ऊपर, 15 लाख से ऊपर कितना है भाई 30% है। ये वैसे ही ये आयकर स्लैब है, इतना आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो भाई ये आपका। अब सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा सा देख लो। जो सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन, तो इनके यानी जो 60 से 80 तक के लिए हैं, 60 से 80 तक की बात करें तो अप टू 3 लाख जो है, अप टू 3 लाख कितना भाई नील है सॉरी 3 to 5 लाख 5%, 3 to 5 लाख कितना भाई 5% है, 5 to 10 लाख 20% है, और 10 लाख से जो है ऊपर वही 30% है। ये स्लैब सीनियर सिटीजन के लिए है। ठीक है, आय के लिए आप देखो, ये सारा सब कुछ आपने आय करके जो स्लैब देख लिया। अब आपके लिए सस्ता और महंगा क्या हुआ है, तो आप देखोगे कि आपके लिए जैसे मोबाइल फोन, चार्जर ये सस्ते हो गए हैं, कपड़े जो हैं सस्ते हो नहीं गए हैं, होने की उम्मीद बताई गई है। जो हीरे हैं, आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी है ये सस्ती होगी, पेट्रोलियम उत्पाद जो हैं ये सस्ते होंगे। वहीं महंगाई की बात करें तो जैसे इंपॉर्टेंट घड़ी, इसमें आपको जेब खाली करना पड़ेगा, तो ये चीजें रही हैं। अब एलोकेशन टू मेजर स्कीम की बात करें कि कहां कितना पैसा एलोकेट हुआ है। एलोकेशन टू मेजर स्कीम, मेजर स्कीम, तो भाई सबसे ज्यादा पैसा अब देखो कि मनरेगा में, मनरेगा में कितना 73,000 करोड़, 73,000 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है, एलोकेट हुआ है। फिर जल जीवन मिशन में मतलब ये स्कीम है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत 45,011 करोड़ रुपया एलोकेट हुआ है। 11 मतलब 45,011 करोड़ रुपया। इसके बाद आपका जो पैसा राष्ट्रीय शिक्षा मिशन जो है, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, शिक्षा मिशन में, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के अंतर्गत 39,553,000 करोड़ है, ये ध्यान रखना, करोड़ और यहां पर भी करोड़, इतना रुपया हुआ है। इसके बाद आपको पीएम ग्राम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसमें आपको 19,000 करोड़, 19,000 करोड़ रुपया एलोकेट हुआ है। फिर इसके बाद प्रधानमंत्री किसान, जो पीएम किसान योजना है, इसके अंतर्गत 68,000 करोड़ रुपया एलोकेट हुआ है। फिर आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो है 6400 करोड़ रुपया एलोकेट हुआ है। इसके बाद आपको पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, सुरक्षा योजना, इसके अंतर्गत 10,000 करोड़, 10,000 करोड़। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य मिशन 37,800 करोड़, कितना 37,800 करोड़। ये तो भैया पैसा कुछ स्कीम्स के लिए एलोकेट हुआ है। अब मिनिस्ट्री वाइज एलोकेशन अगर हम बात करें, मिनिस्ट्री वाइज एलोकेशन, मिनिस्ट्री वाइज एलोकेशन, तो आप देखोगे कि संचार मंत्रालय को
कितना भाई, जो संचार मंत्रालय है, संचार मंत्रालय को 1,05,406 करोड़ एलोकेट हुआ है। फिर रसायन मंत्रालय, क्या भाई, रसायन और उर्वरक मंत्रालय जो है, उर्वरक मंत्रालय है, इसमें 1,07,715 करोड़ है ना। इसके बाद जो है कृषि मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, कृषि मंत्रालय 1,32,000 जो है 513 करोड़ रुपया, 1,32,513 करोड़। ग्रामीण विकास, क्या भाई, ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास, इसमें 1,38,203.63 करोड़ रुपया एलोकेट हुआ है। रेलवे मंत्रालय, रेलवे मिनिस्ट्री को, रेलवे मिनिस्ट्री को, जो रेलवे मंत्रालय है, इसको करीब 1,40,367 करोड़ रुपया एलोकेट हुआ है। इसके बाद होम मिनिस्ट्री को, यानी गृह मंत्रालय को कितना, 1,85,776 करोड़ रुपया एलोकेट हुआ है। फिर आपका जो परिवहन है, परिवहन, सबसे ज्यादा पैसा इसी में एलोकेट हुआ है, 1,99,000 करोड़ के आसपास रुपया एलोकेट हुआ है। तो ये तो आपको मिनिस्ट्री वाइज हो गया। व्यय के प्रमुख मदों की जो प्रवृत्ति आप देखा कि सबसे ज्यादा परिवहन को, फिर ग्रामीण विकास को, फिर कृषि को, फिर शिक्षा को, फिर स्वास्थ्य और नगरीय विकास को, पैसा कुछ ऐसे हुआ है। अब कर प्रस्ताव में जो है आयकर रिटर्न पिछले 2 सालों का, इसमें कर प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो जो आयकर रिटर्न है पिछले 2 सालों का भरा जा सकता है, लेकिन कुछ पेनाल्टी के साथ, ठीक है। साथ में दिव्यांगों को जो है कर से कुछ छूट मिलेगी, और सहकारी समितियों पर जो है इसको भी कर से छूट मिलेगी। जहां मैट जो है 18% हुआ करता था, वो अब 15% लगेगा, और अधिभार जो है 12% लगा करता था, अब 7% लगेगा। साथ में जो न्यू नेशनल पेंशन सिस्टम है, तो उसके अंतर्गत आप देखोगे जो एनपीएस है, तो एनपीएस के अंतर्गत एक केंद्र का हिस्सा होता था, इसमें से 14% सरकार देती थी और 14% जो है कर्मचारी देता था। तो अब राज्य में थोड़ा सा डिफरेंट था, तो राज्य में क्या था, 10-10 वाला सिस्टम था, तो इसको भी 14-14 करने का बात किया गया है, ठीक है, जो इसकी भी बढ़ाने की बात करी गई है। साथ में वर्चुअल आभासी संपत्ति के हस्तांतरण पर जो उत्पन्न आय है, उस आय पे 30% का जो है आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगला, सरकार अपनी क्रिप्टो, यानी जो आरबीआई है, अपनो क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगी, और इसके मतलब लाभ पर 30% का, लाभ पर नहीं, पर इस पे ये कहो कि अगर लॉस भी होगा तो भी टैक्स लगेगा, तो इस पर जो है 30% का टैक्स लगेगा। तो जो बजट की कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी वो हो गई समाप्त। अब इसमें से देखो, मैंने जैसे स्टार्टिंग में याद करो, ये सारी चीजें जो मैंने आपके साथ शेयर करी थी, ये सारी चीजें जो मैंने आपके साथ शेयर करी थी, जैसे कि देखो इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि भाई, बहुत जैसे कि मैंने डिपसेट्स बहुत डिटेल में नहीं बताया, तो पूरा फिस्कल सिस्टम करीब 1 घंटे यही बताना पड़ेगा। क्यों, हमेशा एक चीज मैं बोलता हूं, और ये रियल है, ये वास्तव में बिना इसके काम नहीं चल सकता। जब तक आप एक चैप्टर फिस्कल सिस्टम को नहीं समझ पाओगे, जब तक बजट को समझ ही नहीं सकते हो। लेकिन मैंने बताया कि ये एक दौड़ है, उस दौड़ में, उस कंपटीशन में अपने को कॉम्पीट करना होता है, ठीक है। लोग बड़े बड़े एकदम बड़ी बड़ी वादे और ये सारा सब कुछ करते हैं, ठीक है, उस दौड़ में दौड़ना होता है, लेकिन हम इसको बहुत एक बेहतरीन क्लासिफाइड मैनर पे और बहुत डिटेल में कवर करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे करीब 10-12 घंटे, और बजट को करीब 4-5 घंटे में, ओवरऑल हम 15-16 घंटे के आसपास पूरा डिटेल कवर करेंगे।
सो थैंक यू वेरी मच, फिर जल्दी मिलते हैं हम।